हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसके पहले हमने साम्य, वाष्प दाब, स्थिर कौथी, अधिकतम, न्यूनतम ये सब पढ़ चुके हैं। इसमें देखिएगा अणुसंख्य गुणधर्म मतलब कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, मतलब कि वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय कणों की प्रकृति पर। उसको ही अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। मतलब कि ये है जैसे कि आप दो बीकर ले लीजिए, ठीक है। दोनों बीकर में आप एक में नमक डालिए, एक में चीनी डालिए। उसको जब हीट करेंगे देखेंगे वह दोनों जो मतलब है वह सेम टेम्परेचर पे वह डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब कि सेम टेम्परेचर पे वह क्या होगी, घुल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर ये तो नहीं ना है कि उसमें नमक है उसमें चीनी है, इसलिए यहाँ पर वो डिफरेंस मतलब कि वो आधा घंटा बाद उबलेगी या फिर आधा घंटा बाद, तो ऐसा कुछ नहीं ना। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, विलय कणों की प्रकृति के नहीं। मतलब कि जो नमक मिला रहे चीनी मिला रहे उसकी प्रकृति पे नहीं कर रहा है, बल्कि उसमें कितना उसका अनुपात है। मतलब कि एक ऐसा करिए कि आप एक बीकर में आधा मतलब कि ढेर सारा नमक डाल दीजिए, एक बीकर में ढेर सारी चीनी डाल दीजिए, तो होगा उसमें डिफरेंस तो दिखेगा। लेकिन अगर सेम कम मतलब कि उनका रेशियो अगर सेम रखते हैं तो वहाँ पर नहीं ऐसा कुछ होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय कणों की प्रकृति पर। तो उसे ही अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है: वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अवक्रांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन और प्राचर दाब। यहाँ पर फर्स्ट और या फिर लगाइएगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है क्या, देखिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते, एक बीकर ले लेते। इस बीकर में पानी अगर भरा रहेगा, इसको अगर हम ऊपर से बंद कर देंगे, ढक देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पानी का वाष्प बन के आएगी ऊपर। ये जो वाष्प क्या होगी, इस पर जो है प्रेशर लगाएगी, अपना दाब लगाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या केवल पानी है हमारा, केवल विलायक है। मतलब कि इसको हम वाटर मतलब किसमें है ये, क्योंकि केवल पानी का वाष्प दाब बन रहा है, वाष्प बन रही है इसको, इसलिए इसका नाम P1 नॉट माना गया है। इसी को शुद्ध जल मतलब कि विलायक है, ठीक है। अब एक बीकर ऐसा लिए है जिसमें अपेक्षिक अवनमन मतलब कि कमी होती है। किसमें कमी, जो भाप में हमारी कमी कैसे होगी, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस बीकर में अगर पानी जो है, ठीक है, तो वह विलायक हमारा है। अगर इसमें थोड़े सी इस पानी की सतह पे हम क्या डाल दें, नमक के कण डाल दें, मतलब विलय के कण डाल देंगे, तो ये होगा क्या, इसके जो भी जितना प्रेशर मतलब जितना ये इसका भाप बन रही है, इनकी अपेक्षा तो कम बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि इनकी सतह पे नमक आ गया, और नमक जो एक अवाष्पशील पदार्थ है, मतलब कि इसका कोई वाष्प होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए शुद्ध कहा जा रहा है, यहाँ पर शुद्ध नहीं कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर P1 नॉट, यहाँ पर P1 है ओनली, ठीक है। और इसका मतलब कि वाष्प मतलब कि इससे यह यहाँ पर क्या हो रही, वाष्प में कमी आ रही, मतलब कि P1 इज लेस देन P1 नॉट, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में हमने लिखा। देखिए कि P1 नॉट इजकल टू मतलब कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, X1 मतलब कि विलायक का मोलेंस, और X2 मतलब कि विलय का मोलेंस, और P1 क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ये विलयन हमारा, यह विलायक का विलयन क्यों है, क्योंकि इसमें वाटर हमारा पानी हो गया, मतलब विलायक हो गया। इस पर जो नमक के कण यह हमारा विलय हो गया, इसलिए यह विलयन है, ये हमारा विलायक है, ठीक है। इसी चीज़ को ये देखिएगा यहाँ पर डिफिनेशन के रूप में हमें लिखा है, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील विलय को मिलाने पर कम होता है, जिससे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। सही बात है, वाष्प दाब में अवाष्पशील नमक अगर उसमें मिलाएंगे तो उसका क्या होगा, विलय के मिलाने से उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है लैंग्वेज के रूप में, डिफिनेशन आप सबकी है, ठीक है। इसी चीज़ को देखिएगा आगे इसका डेरिवेशन कैसे हमने किया है, देखिए ऊपर से नहीं, मतलब आप लोग को बस इतना समझना है, ये समझिएगा। देखिए विलयन का वाष्प दाब ये प्रोपोर्शनल विलायक का मोल अंश होता है। क्यों, विलायक का मोल अंश इसमें देखिएगा, विलायक का मोल अंश इसमें विलय पे नहीं निर्भर करेगा, इसका जो विलयन का वाष्प दाब। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो विलय है, विलय हमारा नमक है, नमक एक अवाष्पशील है, इसका कुछ वाष्प ही नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर जो विलयन का वाष्प दाब है यह केवल किस पर डिपेंड करता है, विलायक का मोल अंश पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर देखिएगा, P1 मतलब P1 प्रोपोर्शनल X1 होगा, X1 क्या हमारा विलायक का मोल अंश है, ठीक है। और P1 अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो P1 नॉट हो जाएगा। तो ये इधर और इधर हम P1 नॉट से मल्टीप्लाई कर दिए, और इधर भी कर दिए माइनस लगा के, ये P1 नॉट माइनस P1 हो जाएगा इक्वल टू P1 नॉट। इधर जैसे कि इधर भी कर देंगे तो ये P1 नॉट और X1 हो गया, ठीक है। फिर इसको हम डेल P मान लिए, यहाँ से P1 अगर कॉमन लेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर P1 कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर 1 होगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। X1 हो गया, इसको समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ डेल P क्या है, वाष्प दाब में कमी है,
और वाष्प दाब में कमी, इसी को डेल पी इक्वल टू P0 नॉट माइनस P1 है। तो हम जानते हैं कि ये होता है x1 प्लस x2 पावर 1 होता ही है, ठीक है। तो अगर x2 इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस x1 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2, यहाँ पर देखिए 1 माइनस x1 है, तो अगर 1 माइनस x1 है तो इसी को हम x2 रख सकते हैं ना यहाँ पर। मतलब कि ये कहने का है डेल पी इक्वल टू करेंगे P1 नॉट, इसके जहाँ पे x2 रख दें हम, ठीक है। यहाँ से तो इसी चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है समीकरण 1 के तथा 2 से, मतलब कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वी गेट, ठीक है। यहाँ डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट x2, ठीक है। समीकरण नंबर 3, तो इसी को अगर x2 इक्वल टू करेंगे तो ये डेल पी अपन P1 नॉट हो जाएगा। और x2 इक्वल टू, क्योंकि डेल पी इक्वल टू होता है हमारा P1 नॉट माइनस P1, और ये अपन मेरा हो जाएगा P1 नॉट, ठीक है। यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ समीकरण नंबर 3 से यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि विलयन के वाष्प दाब में कमी विलेय पदार्थ की मोलेंस पर निर्भर करती है। विलेय पदार्थ की मोलेंस क्या है, ये जो डेल पी है, P1 नॉट है, x2 है, ये सब है। और इसको इसी रूप में हम लिख सकते हैं। तो अगली हमारी नेक्स्ट हेडिंग है विलेय के अणुभार की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। अगर समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हाँ हमने अच्छा पढ़ाया है। थैंक यू।